प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपने स्टडी को बराबर कंटिन्यू रखिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक है, जिसे देखते हुए हमने हमारे चैनल पर एक सेशन को स्टार्ट किया था। शायद आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने हमारे चैनल पर एक सेशन को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को देख रहे थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं या इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए उसी सेशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन और उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। यानी कि समांतर क्रम, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जोड़ा गया है तो उस प्रतिरोध का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध, मतलब दो तीन मान गए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लीजिए कि यहाँ पर एक प्रतिरोध R1 जोड़ा गया है, एक प्रतिरोध R2 जोड़ा गया है, एक प्रतिरोध R3 जोड़ा गया है। तो इन तीनों प्रतिरोधों के जोड़ने के फलस्वरूप इस सर्किट में, इस पथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत पथ में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा प्रतिरोध, इसे हमको निकालना होता है, जिसके लिए हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यही चीज़ हमको निकालना है। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किट का निर्माण करते हैं। सर्किट बोले तो विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस परिपथ में यहाँ पर क्या लगा है, विभवांतर सोर्स, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो होगा एक वायर के थ्रू, हमने यहाँ पर एक वायर लगाया है और वायर के पॉइंट ए से क्या किया है, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को क्या किया है हम लोग ने, R1 R2 और R3 को आपस में पैरेलल जोड़ा है, जैसा कि आप लोग इसे देख सकते हैं। एंड वायर का जो दूसरा सिरा है बी टर्मिनल, उस टर्मिनल से फिर वायर को सारे प्रतिरोधों को कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज सोर्स के क्या अ, ऋणात्मक टर्मिनल से, यानी कि ऋण ध्रुव से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इसी चीज़ के हम लोगों ने यहाँ पर शब्द में लिखा है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित है तथा इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1 I2 और I3 है। हमने क्या किया है कि तीन प्रतिरोध लिया है R1 R2 और R3 को, इसे कैसे हम लोगों ने जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। देखिए इसके समांतर में ए है ना, इसके समांतर में ए है, तो हम लोगों ने इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया है। आप जानते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने के बाद प्रतिरोधों से जो करंट फ्लो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उनसे जो वोल्टेज फ्लो करता है वो सेम होता है। तो इसीलिए जो प्रतिरोध R1 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे I1 दे दिए हैं, प्रतिरोध R2 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम I2 दे दिए हैं, प्रतिरोध R3 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे I3 दे दिए है। इस टाइप से हम लोगों ने कर दिया है। और चूंकि जानते हैं कि इसका जो वोल्टेज होगा इन तीनों में सेम होगा, इसलिए हम लोग वोल्टेज को कुछ नहीं लिखे। अगला देखिए हम लोगों ने क्या किया था सर्किट में, उसे ही हम लोगों ने अपने शब्दों में लिखा है। प्रत्येक प्रतिरोध को संयोजित कर बिंदु ए और बी को विभव स्रोत ई से जोड़ देते हैं। हम लोग ने क्या किया कि प्रतिरोध को क्या किया, तीनों को एक जगह संयोजित किया बिंदु ए और बी पर, और क्या किया, जो वोल्टेज सोर्स था, विभव सोर्स था, यानी कि करंट सोर्स भी था, इससे करंट सोर्स ई था, या इसे हम वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो करंट सोर्स ई से हम लोगों ने ए और बी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, किसे जोड़ करके, प्रतिरोधों को जोड़ करके।
तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर यानी कि आपने श्रेणी क्रम समूहन का जो समतुल्य प्रतिरोध निकाले थे हम लोग, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें हम लोग वोल्टेज जो है चेंज हो रहा था, इसीलिए वोल्टेज के लेकर ओम का नियम लगा करके और उससे उसका हम वैल्यू निकाले थे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज न चेंज होके करंट चेंज हो रहा है। इसीलिए करंट जो हम लोग I1 है, इसे के अनुसार से हम लोग काम करेंगे। तो ओम के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि ओम का नियम क्या कहता है, जो भी जो होता है वो क्या होता है, आई इंटू आर के इज इक्वल होता है, यानी कि आई इंटू आर के बराबर होता है। सो हम लोगों ने I1 को कैसे लिख सकते हैं, V/R1 लिख सकते हैं, ओम के नियम से आराम से लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R2 लिख सकते हैं, ये भी उसी तरह से। और I3 को भी क्या लिख सकते हैं, V/R3 लिख सकते हैं। इस टाइप से हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अब लोग हम आगे हम लोग क्या किए हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। आगे हम लोगों ने क्या किया है, यदि ए और बी के बीच प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो मान गए, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर धारा क्या क्या चीज़ प्रवाहित हो रहा है, I1 प्रवाहित हो रहा है, I2 प्रवाहित हो रहा है, I3 प्रवाहित हो रहा है। लेकिन भैया ये जो तीनों करेंट है, ये तीनों करेंट कोई सेम करेंट यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ सेम करेंट जा रहा है और ये तीन पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है। और तीन पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो आगे निकल रहा है करंट, वो भी तो फिर सेम हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ का था वही वैल्यू यहाँ का हो जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ का करंट का वैल्यू एक ही होगा। ये तीन पार्ट में सिर्फ डिवाइड हो रहा है, इससे कोई इसका इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। जो करंट है वही करंट जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसके बीच जो करंट प्रवाहित हो रहा है, हम इसको मान लेते हैं कि आई प्रवाहित हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो आई होगा वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। क्यों? क्योंकि ये जो I1 I2 और I3 है, ये क्या है, आई का ही बचा हुआ भाग है, आई ही तीन भाग में बच जा रहा है। इस टाइप से आप लोगों ने लिख दिया। अब चूंकि जो I1 जो है बराबर है V/R1 के, और I2 जो है बराबर है V/R2 के, और I3 जो है बराबर है V/R3 के, तो इसे हम लोगों ने इसके जगह पे V/R1 लिख दिया, I2 के जगह पे V/R2 को लिख दिया, I3 के जगह पे V/R3 लिख दिया। इस टाइप से हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ को कॉमन क्या पाया कि V जो है इन सारे टर्मों में कॉमन है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर V कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या हो गया, I इज इक्वल टू V इज इंटू I1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसे हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। अब दोस्तों आप लोग दोस्तों अब क्या देखिए कि जैसे कि करंट जो हो रहा था वो सेम करंट था, वो तीन पार्ट में सिर्फ डिवाइड हो जा रहा था। उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया है, यदि तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, यानी कि आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देखिए क्या देखिए आप लोगों ने कि जो प्रतिरोध है R1 R2 और R3, इसका जो वैल्यू होगा इसके जगह पर हम यदि एक प्रतिरोध लगा दे तो काम चल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को किया है और इसके जगह पर एक प्रतिरोध लगाया है जिसका वैल्यू R इक्विवेलेंट है, यानी कि इन तीनों प्रतिरोध के बराबर वो प्रतिरोध लगा दिया। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जब आप उसमें ओम का नियम लगाएंगे तो जो I होगा वो आई बराबर होगा V/R इक्विवेलेंट के, यानी कि जो मेन करंट था क्या था, आई था, और वो तीन भागों में डिवाइड हो जा रहा था, I1 I2 और I3। ठीक उसी तरह से तीन रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध था R1 R2 और R3, वो भी डिवाइड हो जा रहा था मेन प्रतिरोध R इक्विवेलेंट को तोड़ करके। ठीक है, तो हमने ओम का नियम लगाया और सब प्रतिरोध को, सब पार्ट को हटाते हुए एक क्या बोले समीकरण निकाला, जिसे हम लोगों ने समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया। और दोस्तों ये रहा समीकरण 2, यानी कि I इज इक्वल टू V इंटू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो मेरा था समीकरण 1। और समीकरण 2 हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या निकाला, I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, ये समीकरण 2 है। तो दोस्तों जब आप समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर आप क्या पाते हैं कुछ सिमिलरिटी। तो समीकरण 1 का LHS है वो समीकरण क्या है 2 का LHS, यानी कि समीकरण 1 का जो LHS है वो समीकरण 2 का LHS है। और इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी समीकरण का यदि LHS सेम होता है या RHS सेम होता है तो उसका RHS भी सेम होता है और उसका LHS भी सेम होता है। इससे आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई किया है कि इसका LHS सेम है तो इसका RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो आई का जो आई का जो था RHS उसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और यहाँ का आई का जो RHS था उसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और भी से भी आपस में कैंसिल हो गया। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही जो है समतुल्य क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हुआ। किसके लिए, किसके लिए दोस्तों, समांतर क्रम समूहन के लिए। थैंक यू।